दर्शकों, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अभी हमारे साथ में राष्ट्रवादी के युवा नेता रविकांत गुड्डू जी बोगचे जुड़े हुए। बोगचे जी, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताना चाहोगे बोगचे जी, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी में जो कि अभी लोकसभा के चुनाव लड़े थे और कई सारे जो कि खासदार नवनिर्वाचित चुनकर आए, आप इस पर क्या कहोगे? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे हमेशा मेरे बातों को, मेरे विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ऐसा कि अभी हुए इस लोकसभा चुनाव में गोंदिया भंडारा की जनता ने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, मतलब हमारे महाविकास आघाड़ी सभी घटक दलों का जो संयुक्त उम्मीदवार थे डॉक्टर प्रशांत जी पटोले, इनको चुन के दिया है। इसके लिए पूरे गोंदिया भंडारा की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है जी। भाजपा का एक नारा गूंजता था और कांग्रेस का भी एक नारा गूंजता था और गठबंधन में चुनाव जो कि लड़े थे, भाजपा का नारा था कि 400 पार और जो कि कांग्रेस का नारा था कि संविधान खतरे में। क्या कहूँगी इस पर? देखिए, वो अब की बार 400 पार, ये जैसे इसके पहले बीजेपी के जो जुमले हुआ करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भलाना सरकार, ठिकाना सरकार, मोदी सरकार, तो ये वैसा ही एक नारा था अब की बार 400 पार, क्योंकि इनको पता था कि ये 200 भी क्रॉस नहीं करने वाले हैं बीजेपी वाले देश में। पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और विपक्षियों का मनोबल घटाना, अरे इनके 400 आने वाले का, तो जो मित्र पक्ष होते हैं ना वो डर जाते हैं फिर उनको छोड़ने से। तो कुछ मित्र पक्ष जो ठोर के भगने वाले थे उनको, वो इस डर के मारे रह गए कि नहीं, वो 400 की बात कर रहे हैं। तो ये लोगों को नहीं डरा रहे थे या समझा नहीं रहे थे कि हमको 400 आने वाले, वो खुद का अंदर से फील गुड फैक्टर ला रहे थे कि 400 पार, 400 पार, मतलब अपने आप को, अपनी पीठ खुद के हाथों से थपथपाने वाला काम ही वो लोग कर रहे थे। और दूसरा रीजन उसका ये भी था कि अगर सच में 400 आते हैं, क्योंकि उनको ऐसे कई निर्णय लेना था जो कि जिसमें भाजपा का मूल अभी जो बेस है वो ओबीसी विरोधी है, वो एससी, एसटी, एनटी, इनके आरक्षण का विरोधी है। वो खुले मन से कई बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके मैं आरक्षण का विरोधी हूँ करके, अमित शाह जी कई बार कह चुके कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। तो ये जितने भी हमको जो अधिकार परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इन्होंने संविधान के माध्यम से दिया था, इन अधिकारों को वो लोग खत्म करना चाहते थे। और ये बात बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारा ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस बात को अभी भी नहीं समझ रहा है। ये इस बार के रिजल्ट से वापस साबित हुआ है कि अगर मान लीजिए कि हमारा संविधान धोखे में आ रहा है और तब भी हम बीजेपी को इतनी सीटें दे रहे हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। जैसे कि इन हमारे लोकसभा मतदार संघ में आप देखेंगे तो सुनील मेंढे साहब का प्रवास ना के बराबर था। शुरुआती दिनों में लग रहा था कि बहुत विरोध है उनका जनता में, इवन भाजपा में भी विरोध था, पर क्या हुआ आखिर में? हमारे यहाँ अंधभक्त जैसे लोगों ने सिंबल पे वोट मारे, सिंबल पे, मतलब होगा नहीं आया होगा, मतलब आज़ादी के अभी इतने सालों बाद, कौन सी यानी आज़ादी के मुझे लगता है कि 75वीं वर्षगांठ चले ना, 75, तो इतने सालों बाद भी आज देश में हम हमारे मतदान को लेकर स्वतंत्र नहीं है। आज भी हम मतदान एक आइडियोलॉजी को लेकर पकड़ के बैठे हैं और उसी के साथ में चल रहे, चाहे उसके ऊपर गधा, घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता कोई भी खड़ा हो जाए, हम उसको ही मतदान करेंगे, इस मानसिकता में अभी भी बैठे हुए। मगर मुझे लगता है कि इस मानसिकता से हमारे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। हमको हमारे अधिकार क्यों समझ में नहीं आ रही है? अगर गवर्नमेंट ने हमको पहले 21 साल के लोगों को मत का अधिकार था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वो अधिकार को उनके ज़माने में 18 साल का किया था, ताकि वो चाहते थे कि एक बार लड़का 18 साल का हो गया मतलब उसको दुनियादारी समझती है, तो उसने अपने मत का उपयोग एक अच्छी सरकार, एक अच्छा नेता, लोकाभिमुख नेता जो लोगों के बीच में रहता हो, लोगों की सुनता हो, लोगों के काम आता हो, ऐसे नेता को मतदान करना चाहिए, ये लॉजिक था।
पर हम तो आज भी ऐसे अंधभक्ति में लिप्त हैं कि हम सिंबल पे ही वोट मारते हैं। मतलब मुझे तो हमारे जिले में कहीं ऐसा दिखा नहीं कि किसी का विरोध था या किसी नेता का विरोध था। दोनों के पार्टियों के पार्टी में मतदान गए हैं ना। अभी मेरे मतदान संघ में आप ले लीजिए तिरोड़ा विधानसभा में कि एकदम कैलकुलेटेड मतदान हुआ। मुझे ऐसा घमंड था पहले कि मैं इतना जनता के बीच जाता हूँ, इतना जनता के काम करता हूँ, मेरा जनसंपर्क बहुत तगड़ा है, मैं लोगों के काम करता हूँ, 2-2 कार्यालय चलाता हूँ, मैं महीने का लाखों रुपया खर्चा करता हूँ लोगों की सेवा के लिए, तो शायद मेरे मतदार संघ में उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। हमारा डायरेक्ट बीजेपी के मतदान बीजेपी को पड़े, कांग्रेस राष्ट्रवादी को पड़े। जैसे पिछले चुनाव में बीजेपी को 72,000 मतदान थे, वो 82,000 पे गए, 10,000 उनको प्लस हो गए। जैसे कि प्रफुल्ल भाई पटेल साहब उनके साथ गए तो प्रफुल्ल भाई अपने साथ में 8-9 हज़ार वोट लेके चले गए, तो उनके वो 82 हो गए। और हमारे पास जो मुझे मिले थे 52, वो मेरे 52 में से 10 चले गए, तो मेरे पास 42 बचे थे। मेरे 42 में जो समझ अपक्ष जो दिलीप बाबू ने 30,000 वोट लिए थे, वो तो उनके और मेरे मिला के बाद तरह था। मतलब कैलकुलेटेड मतदान हुआ है। सिर्फ ये बात की खुशी है कि इतने बड़े कद्दावर नेता के पार्टी से जाने के बावजूद, भाजपा के साथ जुड़ने के बावजूद, जो उनको घमंड था उनके लोगों को कि हम 40-50 के लीड लेंगे, मतलब जो 52,000 मतदान थे वो तो उनको लग रहा था कि ये मतदान में से आधे मतदान उनके साथ जाएंगे, तो वैसा नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत, जनता का अपार विश्वास, इसी कारण ये मतदान रुक गया। पर आज मुझे इस बात का, भले हम चुनाव जीते हैं उसके लिए बहुत बधाई है, पर मैं इस मतदान से व्यक्ति साहब मेरे विधानसभा क्षेत्र को मतदान में मैं समाधानी नहीं हूँ मेरी जनता से। ये मैं आपको आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक सवाल करना चाहूँगा, जो कि मैन्युफैक्चर बनाया गया था कांग्रेस का कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब तो सरकार हालांकि बन तो नहीं पाई, इस पर क्या कहोगे? देखिए, मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जो पार्टी का जो बना हुआ था वो बहुत ऐसे लंबा चौड़ा या कुछ 15 लाख अकाउंट में डालेंगे ना 20 लाख डालेंगे ना 2 करोड़ नौकरियां देंगे ना, ऐसा नहीं था। एक बहुत प्रामाणिक मैनिफेस्टो था वो, जो पॉसिबल था इम्प्लीमेंट करना। पर कैसा होता है, आखिरकार डेमोक्रेसी में सरकार अगर आती है कल को जो, तो उस पर आप अमल कर सकते हो। पर अब कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं आई है। हालांकि इस देश की जनता ने मैंडेट पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा को भी नहीं दिया है। वो भी सत्ता से दूरी है, हम भी सत्ता से दूरी है। पर अब उनके जो घटक दल थे इंडिया के, अगर वो उनके साथ आगे भी रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उनका सरकार चलेगा। अगर वो घटक दल उनके साथ नहीं रहते, वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चलेगा। हमारे पास तो अभी मैंडेट आज नहीं है। आज के तारीख में जैसा बीजेपी के पास मैंडेट नहीं है, वैसे कांग्रेस के पास भी मैंडेट नहीं है। पर गठबंधन की सरकार बनती है तो इसका लेकिन एक फायदा यह है कि सरकार चाहे आज एनडीए की बन भी जाए, पर जिस तरह के हिटलर शाही से इन्होंने सरकार चलाई इन 10 सालों में, अब उस हिटलर शाही से, उस तानाशाही से सरकार नहीं चल सकती। क्योंकि जो अपने बलबूते पे सरकार आना और मित्र पक्षों के लाठी पे आगे बढ़ना, इसमें फर्क होता है। तो मित्र पक्ष इनके हर बात मानेंगे जरूरी नहीं है। कल तक क्या होता था, बीजेपी डिसाइड करती थी कि कौन से मित्र पक्षों को कितने जवाबदारियां, कितने मंत्रिमंडल दिए जाएंगे। आज मित्र पक्षों को आग दिखा रहे कि हमको ये लगेगा और ये देना पड़ेगा। जिनके 4 खासदार वाले वो भी 2 मंत्री पद मांग रहे हैं उनको। मतलब आग तो अभी से दिखाना चालू कर दी ना। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी अब स्टार्ट हुई वापस से देश में। अभी तक हिटलर से चल रही थी, तानाशाही चल रही थी। हम बोलेंगे 100 कायदा, तो ये हम बोलेंगे 100 कायदा अब नहीं चलेगा। और मैं तो अभी भी कहता हूँ कि ये सरकार अगर बन भी जाती है तो 2-4-6 महीने से ऊपर सरकार चलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये सरकार को कहीं ना कहीं बैकआउट लेना पड़ेगा, क्योंकि 100% मेजोरिटी की सरकार अलग तरीके से चलती है। और ये अभी जो तानाशाही का कारण जो भुक्तभोगी लोग हैं वहाँ पे, वो आज ठीक है सरकार में जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, पर वो देखेंगे, वॉच करेंगे क्या इनके रवैये में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इनके रवैये में बदलाव आता है तो कंटिन्यू करेंगे और ये अपना वही तानाशाही रुख वापस अख्तियार करेंगे तो वो छोड़ देंगे, सरकार गिर जाएगी देश से। तो बोपचे जी, पिछले बार आप तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़े थे और जो कि उस समय 8,000 मतों से जो कि पराभव हुआ था आपका। इस बार क्या जनता समझ पाई है और इस बार क्या आपको जो कि विधायक बनने का नेतृत्व प्राप्त होगा? विधायक बनने का नेतृत्व प्राप्त होगा नहीं होगा, ये सब बात की चीज़ें रहती है।
हाँ, लेकिन मैंने पूरे पौने 5 साल जनता की सेवा पूरे शिद्दत से की है। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ पे और अपने लेवल पे की है। मुझे किसी बहुत बड़े नेता का वरदस्त है ऐसा नहीं है। मैंने अपना ऑफिस खोला, लोगों की सेवा किया, लोगों के काम किया। मेरे ऑफिस में जो मेरे प्रतिनिधि बैठते हैं, अब सारी दुनिया को पता है कि इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए खर्चा आता है, बराबर है। तो मैंने जो किया, लोगों को सेवा करके मैंने किया है। पर मुझे इस बात की निराशा जरूर है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये विधानसभा में मेरा इतना टच था, मैं लोगों के छोटे छोटे अड़चनों में काम आया हूँ, मैंने व्यक्तिगत 10-15 हज़ार लोगों के काम किया हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा और मेरी इज्जत यहाँ पे, मेरी इज्जत ही बोलता हूँ मैं, तिरुला में रखी जाएगी। पर मैं कहीं तो भी मैं थोड़ा निराश हुआ मेरे तिरुला विधानसभा से, और बेसिकली तिरुला तालुका से। तिरुला तालुका और गोंदिया तालुका कुछ पट्टा है, मैं यहाँ पे -1 गोरेगांव क्षेत्र का जो पट्टा है, यहाँ पे निराशा नहीं मिली। यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया कांग्रेस के और हमारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने, पर तिरुला में निराशा मिली है हमको थोड़ी सी। ठीक है, अभी अब उसका वो कल तक पूरी आ जाती है मेरे पास पूरी यादी, पूरी विधानसभा क्षेत्र की मेरे उन कार्यकर्ताओं से बातचीत मेरी चालू है कि भाई क्यों ऐसा हुआ, हम कहाँ कम पड़ गए, आपने क्यों मतलब ये हम लोग पीछे रहे आपके गांव में। तो सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी, उनसे समीक्षा की जाएगी। क्या अपील करना चाहोगे? मेरा यही लोगों से कहना है कि थोड़ा सा अभी भी आप इस अंधभक्ति से बाहर निकलिए। जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस अयोध्या वासियों ने लोगों को और देश की जनता को एक संदेश दिया है कि हम राम भक्त हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं। आज लोकसभा का सीट अयोध्या में बीजेपी हार गई है। तो अगर अयोध्या के लोगों को समझ में आ गया कि राम भक्त नहीं है, ये जो राम जी को हमने लाए हैं की बात करते थे, इनको एक संदेश दिया अयोध्या वालों ने कि ये राम को नहीं लाए हैं, राम के भरोसे ये लोग कई बार आए हैं। तो यहाँ से इनको समझने की जरूरत है कि भगवान के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे ये झूठे वादे करके, पैसे का प्रलोभन देके ये कहीं तो भी राजनीति अब बंद करे अपनी। और ये लोगों ने आने वाले दिनों में जो जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ताओं का साथ अगर नहीं देंगे और ऐसे पार्टी के सिंबॉलिक वोट अगर करेंगे, तो आने वाले टाइम पे मेरा या किसी का नहीं, अपने खुद के बच्चों का आने वाले के दिनों में भविष्य खराब करेंगे। गलत नेतृत्व को चुन के आप एक गलत विचारों का निर्माण आप करोगे, तो गलत अगर विचारों का निर्माण होगा तो कल गलत लोग विधानसभा में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, और गलत लोग जाएंगे तो गलत नीतियाँ, गलत नियम, गलत जीआर बनेंगे और ये हमेशा देश के लिए घातक रहेंगे। उसका आज यहाँ उनको नुकसान नहीं दिख रहा है, आने वाले दिनों में उनको इसका नुकसान जरूर दिखेगा। और उसका मतलब बस समझो कि उनकी पीढ़ियों को नुकसान ही होने वाला है। इसलिए मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनंती है मेरे इस तिरुला विधानसभा की जनता से कि जो जहाँ भी हम लोग कम पड़े हैं, वहाँ पे ये बात को सोचो कि मैंने मेरे लाइफ के 20 साल राजनीति में दिए, और जिसमें से ये 4.5 पौने 5 साल तो मैंने पक्ष को नहीं, मैंने जनता के बीच दिए हैं। तो ये आज जो हुआ, ये आने वाले विधानसभा में रिपीट ना करे, इसके लिए गंभीरता से विचार करें। बस इतनी मेरे को आप सबसे विनंती है। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के युवा नेता रविकांत गुड्डू जी बोपचे जुड़े हुए थे। उन्होंने जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सारी बातें बताई, और जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के भी बारे में उन्होंने बताया और क्या की है जनता से अपील आपने देखे। दर्शकों, अगली खबर में बहुत जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमा है।